दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। ईश्वर से बड़ा माता पिता। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। सुनने बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। खटखट, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। सुनंदा को पता था कि दिनेश बाथरूम में बाहर का दरवाजा खोलकर गए होंगे। सुबह का समय वास्तव में अति व्यस्तता का होता है। उसी समय पेपर, दूध, सब्जी वालों के आने का समय होता है। उसे डॉक्टर ने अभी 15 दिन का आराम और बताया है। अतः यहाँ से बैठे बैठे वह सबको निर्देश देती रहती है। दीदी, दलिया लेकर आई हूँ आपके लिए मीठा एवं जीजाजी के लिए नमकीन मूंग की दाल का। जीजाजी से कह दीजिएगा दोपहर का खाना भी मैं दे जाऊंगी। अतः नाह परेशान न हो। दीपा ने अंदर आते हुए कहा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? ब्रेड आमलेट खिचड़ी वगैरह तो बना ही लेते हैं। दीदी, आप भी कैसी बातें कर रही है? मैं नहीं जानती क्या जीजाजी को? कभी एक कप चाय बनाकर पी है उन्होंने? हाँ, सब भाग्य का फेर है। नौकरी पर थे तो सदैव नौकर रहे और अब पैसा देने पर भी ढंग के नौकर नहीं मिलते। सब बाबू बनना चाहते हैं। घर का काम करना किसी को भी पसंद नहीं है। हताश स्वर में कहते हुए सुनंदा ने एक लंबी सांस ली। आप मन को क्यों दुखी करती है? नौकर चला गया तो क्या हुआ? हमारे हाथ सलामत रहे ऐसे समय हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। ये घूमने गए हैं, आते ही नाश्ता चाहिए, फिर आऊँगी। दीपा एक हंसमुख, मिलनसार एवं सदैव दूसरों की सेवा के लिए तत्पर संस्कृत महिला है। 12 वर्ष हो गए हैं विवाह को। इलाज पर पैसा पानी की तरह बहा, किंतु संतान सुख नसीब नहीं हुआ। किंतु किसी ने भी उसे कभी निराश एवं हताश नहीं देखा। अपनी इस जिंदा दिल का श्रेय वह अपने पति नरेंद्र को देती है। नरेंद्र का कहना है, क्या अपना क्या पराया। समझो तो सब अपने हैं, ना समझो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। घर में ही 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए किंडरगार्टन पद्धति का स्कूल चला रही है। विभिन्न तरह के खिलौने, वीडियो कैसेट की सहायता से हिंदी अंग्रेजी की कविताएं, गिनती इत्यादि वह बच्चों को सिखाती है। बच्चों की देखभाल के लिए 2 नौकरानी रख रखी है। वह स्वयं भी बच्चों के साथ समय बिताकर मानसिक रूप से संतुष्ट हो जाती है। उसके स्कूल के बच्चों को शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में आसानी से प्रवेश मिल जाता है। अतः अधिकांश माता पिता अपने बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा के लिए उसके किंडरगार्टन में ही भेजना चाहते हैं। कौन आया था? दिनेश ने बाहर आते हुए पूछा। दीपा दलिया दे गई है तथा दोपहर का खाना भी बनाकर लाने के लिए कह गई है। तुमने मना नहीं किया? मैं खिचड़ी बना लेता। मना तो किया था किंतु मानी ही नहीं। मैं भी कितनी अभागन हूँ। मेरे कारण आज आपको इस उम्र में काम करना पड़ रहा है। सुनंदा ने दुखी स्वर में कहा। इसमें दुखी होने की क्या बात है? रिटायरमेंट के पश्चात घर के कामों में हाथ बटाना ही चाहिए। स्त्री तो कभी अवकाश प्राप्त नहीं करती। अतः यदि पुरुष अपने खाली समय का उपयोग स्त्री के साथ मिलकर उसके कामों में हाथ बटाकर करे तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। लो दलिया खा लो, वरना ठंडा हो जाएगा। सुनंदा से उत्तर की अपेक्षा किए बिना उसको दलिया का बोल पकड़ाते हुए कहा तथा अपना नमकीन दलिया लेकर स्वयं खाने लगी। पता नहीं कल से श्रुति की बहुत याद आ रही है। लंबा महीना चला रहा है, पता नहीं कैसी है। इधर 2 दिन से फोन भी नहीं आया, वरना जब से बीमार पड़ी हूँ तब से रोज ही फोन करके हालचाल पूछ लेती है। आज सुबह ही उसका फोन आया था। तुम तो सो रही थी अतः जगाया नहीं मैंने। वह
वह ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। और फिर सुधीर स्वयं डॉक्टर है, सब संभालेगा। मुझे जगा दिया होता। बीमार क्या पड़ी हूँ, पूरे दिन ही सोती रहती हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर ही मन को शांति मिल जाती। पूरे 5 वर्ष हो गए हैं उसे देखे बिना। अशांत मन से कहा तथा मन ही मन सोचा कि पुरुष को स्त्री मन की भावनाओं संवेदनाओं से कोई सरोकार नहीं रहता। मशीनी जिंदगी जीते जीते स्वयं भी मशीन ही बन जाते हैं। बैंक से पैसे निकलवाने हैं, डॉक्टर से तुम्हारी दवाएं लिखवानी है, अतः जा रहा हूँ मैं। जल्दी लौटने का प्रयास करूँगा। दवा बगल में टेबल पर रखी है, 1 घंटे पश्चात खा लेना। रिमोट तुम्हारे पास है ही, टीवी देखना हो तो चला लेना। ताला बंद करके चाबी दीपा को दे जाऊंगा। अचानक यदि किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो दीपा को फ़ोन करके बुला लेना। कुछ काम करने का प्रयत्न मत करना, आराम करना, हिदायत देते हुए दिनेश ने कहा। तुमने तो मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया है, हंसते हुए सुनंदा ने कहा। क्या करूं, पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने मन को हिला दिया है। घर में अकेली स्त्री या बूढ़े लोगों को अकेला पाकर असामाजिक तत्व अंदर घुसकर चोरी करने का प्रयास करते हैं। विरोध करने पर मारपीट करने से भी नहीं हिचकते। जो होना होगा वह तो होगा ही, किंतु सावधानी तो रखनी ही चाहिए। वैसे ताला इसीलिए भी बंद करके जा रहा हूँ जिससे सेल्समैन इत्यादि आकर नाहक तंग ना करे। 2-2.5 घंटा लग ही जाएगा, तुम चिंता मत करना। दिनेश तो मशवरा देकर चले गए। टीवी देखना उसे प्रारंभ से ही अच्छा नहीं लगता था। एकांत क्षणों में किताबें उसकी सच्ची साथी थी, वही उसे मानसिक तृप्ति का एहसास कराती थी। अंग्रेजी में एमए करने के पश्चात भी अंग्रेजी साहित्य में उसकी कभी रुचि नहीं रही, क्योंकि उनमें अपने देश की माटी की सुगंध नहीं थी, देश की संस्कृति से दूर थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र, प्रेमचंद्र आचार्य, चतुर्सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी इत्यादि को खूब पढ़ा। आज भी उसके पास एक छोटी सी लाइब्रेरी है। जब मन करता वह किताबों में खो जाती है और उन चरित्रों में स्वयं को ढूंढने का प्रयास करती, किंतु इधर कुछ दिनों से किताबों भी मन नहीं लग रहा था। बेटी श्रुति की पहली डिलीवरी है, सदैव मन आशंकित रहता है। दूर देश उस पर अकेली। वैसे तो दामाद प्रवीण एवं बेटी दोनों ही डॉक्टर हैं, किंतु यह भी सच है कि स्त्री की हर नई रचना के बाद उसका पुनर्जन्म होता है। याद आई उनके आगे पीछे घूमती छोटी छोटी वस्तुओं के लिए झगड़ती मचलती, भाई से बराबरी करती नन्ही मुन्नी बेटियां अब इतनी बड़ी हो गई है, कभी कभी उन्हें विश्वास ही नहीं होता। पिछली बार फ़ोन पर बातें करते करते रो पड़ी थी। क्या करूँ माँ, बेबस हूँ, ऐसी हालत में चाहकर भी नहीं आ सकती। थोड़ा ठीक हो जाओ तो तुम और पापा यहाँ आ जाओ, पूरा चेकअप करवा दूंगी। यहाँ बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है। प्रवीण हृदय रोग से संबंधित विभाग में ही कार्यरत है। यह कैसी विडंबना है। दूर रहते हुए बच्चे माँ बाप के लिए चिंतित रहते हैं और माँ बाप बच्चों के लिए, किंतु चाहते हुए भी साथ नहीं रह पाते। बच्चों के मामले में वे अत्यंत ही भाग्यशाली रहे। श्रुति का मेडिकल में चयन तथा पास होते ही डॉक्टर लड़के द्वारा स्वयं उसका हाथ मांगना। विवाह के कुछ ही दिनों पश्चात दोनों को ही एडवांस स्टडी के लिए स्टेट्स में छात्रवृत्ति मिलना। सब कुछ इतनी जल्दी एवं एकाएक हुआ कि कुछ सोचने के लिए समय ही नहीं मिला। आज दोनों ही वहाँ के एक अच्छे हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। प्रवीण जैसा
सर्वगुण संपन्न पति पाकर श्रुति अत्यंत ही प्रसन्न है। एक दूसरे के पूरक है वे दोनों। यही विचार दूर रहकर भी उन्हें मानसिक संतोष देता है। बेटा नीरज प्रारंभ से ही पढ़ने में अच्छा नहीं था तो टीवी क्रिकेट का इतना शौकीन था कि पढ़ाई उसके लिए द्वितीय वरीयता की वस्तु बन गई थी। किंतु श्रुति के मेडिकल में चयन के पश्चात उसमें आए परिवर्तन का ही परिणाम था कि वह आईएएस की परीक्षा में सफल हो गया तथा आजकल वह मेरठ में जिलाधीश के पद पर कार्यरत है। दिनेश स्वयं प्रशासनिक सेवा में थे, अतः वे चाहते थे कि उनका एकमात्र पुत्र उसी क्षेत्र में जाए। उसने अपने पापा के सपनों को पूरा कर दिया है। बहुत ही गर्व था दिनेश को अपने दोनों बच्चों पर। दिनेश के अवकाश प्राप्ति के पश्चात नीरज एवं पल्लवी छुट्टियां मनाने आए थे। जाते समय कहने लगे, पापा पहले आप सर्विस में थे तो कहते थे छुट्टी नहीं है, अब हमारे साथ चलिए, हमें भी सेवा करने का मौका दीजिए। वह जिद करके उन्हें साथ ले गया। वे भी बच्चों के आग्रह को ठुकरा नहीं पाए और परिवर्तन की चाह लिए उनके साथ चले गए। नीरज का काम ही ऐसा था, सुबह का गया शाम को आता था, कभी कभी रात को भी जाना पड़ता था। पल्लवी को भी सामाजिक गतिविधियों के कारण अक्सर जाना पड़ता था। यद्यपि उनके कारण अति आवश्यक होने पर ही जाती थी, किंतु उनके आग्रह करने पर कि हमारे कारण अपने दैनिक कार्य में क्यों व्यवधान डालती हो, वह निसंकोच जाने लगी थी। नन्हा अमोल संपूर्ण समय दादाजी अम्मा जी और करता हुआ उनसे चिपटा रहता। दिनेश तो उसके साथ बच्चा बन जाते थे। कभी वह उनकी नाक पकड़ता, कभी बाल और कभी उनकी पीठ पर चढ़कर घोड़ा बनने के लिए विवश करता देता था। दिनेश में आए परिवर्तन को देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाती। उसे विश्वास ही नहीं होता था कि यह वही दिनेश है जिन्होंने अपने बच्चों को कभी गोद में नहीं उठाया था। उसे याद आया वह दिन, एक बार वह बीमार पड़ गई थी, नौकर छुट्टी पर गया हुआ था। उस समय नीरज मात्र 2 वर्ष का था। डॉक्टर जो उनका मित्र भी था से दिनेश बोले, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे यह शीघ्र ठीक हो जाए। को बुखार है, समय से ही ठीक होगा। वैसे गृहिणियों को बस वही अवसर तो मिलता है आराम करने का, है ना भाभी जी? यार और सब तो ठीक है, किंतु इस शैतान को नहीं संभाला जाता। उसके कुछ कहने से पूर्व ही गोद में उछलते नीरज को संभालते हुए उन्होंने झुंझलाकर कहा था, अब दिन में 8 घंटे अमोल के साथ व्यतीत करते ही फिर भी मन नहीं भरता है। नीरज ऑफिस से आते ही सीधा उनके कमरे में आता। बातों बातों में शाम से रात कब हो गई पता ही नहीं चलता था। चाय नाश्ता भी वहीं आ जाता। खाना खाने के लिए अवश्य डाइनिंग हॉल में जाना पड़ता था। जिस दिन किस कार्यवश जल्दी नहीं आ पाता, देरी से आने के लिए क्षमा मांगते हुए पल्लवी से पूछता कि मम्मा पापा ने ढंग से नाश्ता खाना खाया या नहीं। पल्लवी भी उनका ज़रूरत से ज़्यादा ही ध्यान रखती थी, किंतु फिर भी दोनों का खाली बैठे बैठे मन नहीं लगता था। अपना घर याद आता, किंतु बच्चों का प्यार पैरों में बेड़ियां पहना देता था। अकेलेपन को दूर करने के लिए रोज़ शाम को घूमने निकल जाते। अमोल भी हमारे साथ चलता। रोज़ ही कभी चॉकलेट, कभी आइसक्रीम, कभी वेफर्स के लिए फरमाइश कर बैठता था तथा मिलने पर प्रसन्न होकर माँ को बताता। पल्लवी ने 1-2 बार दबे स्वर में मना भी किया था कि रोज़ रोज़ उसकी फरमाइश को पूरा करना उचित नहीं, लेकिन दादी बाबा के लिए
शायद अपने पोते पोती की फरमाइश को टाल पाना संभव ही नहीं हो पाता है। यही उनके साथ भी हुआ था। एक दिन अमोल चॉकलेट लेकर घर आया। उस समय पल्लवी की मित्र आई हुई थी। अपनी मम्मी को दिखाकर वह वही बैठे बैठे चॉकलेट खाने लगा तथा गंदे हाथ वेलवेट के कीमती सोफे से पीछे पोंछ दिया। मित्र के जाते ही पल्लवी ने अमोल को यह कहकर मारना एवं डांटना प्रारंभ कर दिया कि चॉकलेट खाना नहीं आता तो खाते ही क्यों हो। सारा सोफा गंदा कर दिया। बेटा, सोफे पर लगे दाग तो साफ हो जाएंगे, किंतु बच्चों के कोमल मन पर लगे दाग को मिटाना असंभव होगा। फूल की तरह नाजुक बच्चों को मारने से वे असमय ही कुल्हला हो जाएंगे। अमोल को उसे मारते देखकर दिनेश से रहा न गया तथा वह बोल उठे, पिताजी आप बीच में मत बोलिए। आपके लाड प्यार में ही बिगड़ा जा रहा है ये। अवश्य में बोल उठी थी पल्लवी। दिनेश कुछ कहने ही जा रहे थे कि सुनंदा ने इशारे से रोक दिया। इसके पहले पल्लवी कभी इतनी जोर से उनके सामने नहीं बोली थी। इस घटना के पश्चात उन्हें लगने लगा था कि दूर से ही प्रेम संबंध मजबूत बने रहते हैं। पास रहने पर कभी न कभी टकराव की स्थिति अनचाहे अनजाने आ जाती है, जो मन में दरार पैदा करके संबंधों को कमजोर बना सकती है। उसी समय उन्होंने निर्णय ले लिया था कि रहेंगे तो अलग ही, भले ही बीच बीच में आकर बच्चों से मिल ले। बच्चों की जिंदगी में हस्तक्षेप करना उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरे दिन लौटने का निर्णय सुना तो नीरज हक्का बक्का रह गया। यह क्या पापा, अभी तो आपको आए 1 महीना भी नहीं हुआ है। हमारा मन भी नहीं भरा और आपने जाने का निर्णय ले लिया। क्या हमसे कोई भूल हो गई है? नहीं बेटा, भूल और तुमसे हो ही नहीं सकती। हमारा ही मन नहीं लग रहा है। इतने दिन घर छोड़कर कभी रहे नहीं ना। पेड़ पौधे भी सूख रहे होंगे। कुछ व्यक्तिगत काम भी रुके पड़े हैं। कुछ दिनों पश्चात फिर आ जाएंगे। माँ जी, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। चलते समय पल्लवी ने पैर छूते हुए कहा था। शायद मन ही मन शर्मिंदा थी वो। नहीं बेटी, गलती कैसी? तुम तो बच्चे हो हमारे। बच्चों की गलतियों पर माँ बाप कभी ध्यान नहीं देते। नम हो आई आँखों को आंचल से पोंछते हुए सुनंदा ने कहा था। नन्हा अमोल उनको जाता देख यह कहकर खूब रोया था, बाबा अम्मा मत जाओ, अब कभी जिद नहीं करूँगा, चॉकलेट नहीं मांगूंगा। उसका मासूम रोदन पैरों में बेड़ियां पहनाने लगा था। किंतु कुछ दिनों पश्चात फिर आएंगे कहकर मोह के जाल को एक झटके में तोड़कर चले आए थे। बच्चा ही कुछ समय पश्चात सब भूल जाएगा, किंतु मन में पड़ी गांठें तो बड़ी होने से बच जाएंगी। 4-5 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। प्रत्येक होली दीपावली पर नीरज और पल्लवी आते। नन्हा अमोल आकर उनके आंचल की छाँव में आकर ऐसे छिप जाता जैसे कोई मासूम मुगछोन। ढेर सारी बातें करता, स्कूल की, घर की, मित्रों की। दादाजी के साथ बैठा घंटों वीडियो गेम खेलता रहता। उससे अधिक उसे अपने दादाजी से लगाव था, क्योंकि वह तो उसे शैतानी करते देख डांट देती थी। किंतु दिनेश ने तो कभी अपने बच्चों को नहीं डांटा, तो उसे क्या डांटेंगे। नीरज पल्लवी को अड़ोसी पड़ोसी घर आने का न्योता देते तथा न आने पर बुरा भी मान लेते थे। अतः समय निकालकर सभी के घर थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाना ही पड़ता था। किंतु सबसे अधिक लगाव उनसे दीपा एवं नरेंद्र को ही था। कभी कभी पल्लवी कहती, मम्मी लगता ही नहीं है कि मैं ससुराल आई हूँ। सभी आंटी अंकल इतने अच्छे और
मिलनसार है, शायद तभी आपका हमारे पास रहने को दिल नहीं करता। बेटा, मेरा तो कहीं भी दिल लग जाता है, किंतु तुम्हारे डैडी अपनी मित्र मंडली को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते। यहाँ सबके साथ उनका पूरा दिन कैसे बीत जाता है उनको पता ही नहीं चलता। एक दिन वह घर के बगीचे में पानी दे रही थी कि अचानक उसे लगा चक्कर आ जाएगा। उस समय दिनेश किसी काम से बाहर गए हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह वहीं बैठ गई। थोड़ी देर पश्चात ही बेचैनी, घबराहट एवं सीने में रह रह कर उठता दर्द उसे व्याकुल कर रहा था। दीपा ने उसे ऐसे बैठे अपने घर की खिड़की से देखा तो अनहोनी की आशंका से ग्रसित तुरंत दौड़ी दौड़ी आई। उसकी नाजुक स्थिति देखकर दिनेश के लिए पर्चा लिखकर ताला लगाकर नौकरानी की सहायता से कार में बिठाकर नर्सिंग होम ले गई। डॉक्टर ने तुरंत इंजेक्शन लगाकर सलाइन लगा दी। हार्ट अटैक पड़ा था। डॉक्टरों के अनुसार यदि थोड़ी भी देर हो जाती तो बचाना मुश्किल हो जाता। पर्चा पाकर दिनेश हड़बड़ाए नर्सिंग होम में पहुंचे तथा स्थिति की गंभीरता को देखकर होशो हवास ही खो बैठे थे। मानसिक रूप से इतना टूट गए थे कि उन्हें भी नींद का इंजेक्शन देना पड़ा। सुनकर सभी अड़ोसी पड़ोसी आ गए। नीरज को भी फोन कर दिया। सब अपने अपने तरीके से सहायता कर रहे थे। कोई डॉक्टर के निर्देशानुसार दवा ला रहा था, कोई उसे देख रहा था तो कोई दिनेश को। सूचना मिलते ही नीरज और पल्लवी आ गए थे। दोनों को देखकर दिनेश थोड़ा संतुलित हुए। शायद इसीलिए कहा है कि मित्र और पड़ोसी चाहे कितनी भी सहायता क्यों न करे, लेकिन दुख के क्षणों में अपना खून ही मनोबल बढ़ाता है। सुनंदा 5 दिन आईसीयू में रही। बाद में जब दिनेश का हाल पता चला तो उन्हें एकाएक विश्वास ही नहीं हुआ कि उनको खो देने की आशंका दिनेश को इतना हिला देगी कि कुछ पल के लिए वह अपना मानसिक संतुलन ही गंवा बैठेंगे। एक नवीन रिश्ता कायम हुआ था उस दिन के पश्चात वह दिनेश का बदला हुआ रूप देख रही थी। पल पल उसकी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देते, कभी दवा कभी फल के लिए पूछते। बेटे बहू के सामने झिझक भी लगती, किंतु मन के किसी अज्ञात कोने में अपने प्यार पर गर्व भी होता। दीपा नरेंद्र ने भी उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। खाना बनाने वाली नौकरानी भी उन्होंने ही ढूंढ कर दी थी। नीरज तो 4-5 दिन रहकर चला गया। 2 हफ्ते बाद उसके जिले में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। चुनावों में कानून और व्यवस्था की देखभाल के लिए उसका रहना आवश्यक था। पल्लवी रुक गई थी, किंतु चुनाव के तुरंत बाद अमूल की वार्षिक परीक्षाएं थी, जिसके कारण उसे भी जाना पड़ा। नीरज तो उन्हें साथ ही ले जाना चाहता था, जिससे उसकी देखभाल उचित रूप से हो सके, किंतु डॉक्टरों ने यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी। कल ही खाना बनाने वाली नौकरानी लीला की मां मर गई, जिससे उसे जाना पड़ा। यद्यपि घर के अन्य कार्यों के लिए दूसरी नौकरानी है, पर वह कई जगह काम करती है। उसके पास समय ही नहीं था, अतः उसने खाना बनाने से इनकार कर दिया। ताला खुलने की आवाज़ से विचार तंद्राभंग हुए हो गए। दीदी, यह क्या? अकेले किन विचारों में डूबी हो? टीवी ही चला लिया होता तो मन तो नहीं भटकता। खाना मेज पर रखते हुए वह बोली, मन को भटकना होता है तो भटक ही जाता है। सामने आदमी खड़ा हो फिर भी नजर नहीं आता। सुनंदा के स्वर में निराशा झलक आई थी। दीदी, सच आज आपको देखकर लगता है कि मैंने जीवन के 12 वर्ष व्यर्थ चिंता में बिता दिए। क्या अंतर है आज संतान युक्त
और निसंतान दंपति में? यदि जीवन के उत्तरार्ध में अकेले ही रहना है, समझ नहीं पा रही थी क्या उत्तर दूं। भरा पूरा परिवार होते हुए भी आज उसके पास कोई नहीं था। आकाश लांघने के प्रयत्न में अपने दिल के टुकड़े छितर गए थे। यद्यपि एक दूसरे के लिए चिंतित अवश्य थे, किंतु विवश थे। उसके दिलो दिमाग में मिसेस भाटिया के शब्द गूंजने लगे। जब भी कोई उनसे 2 बेटियों के पश्चात एक बेटे के लिए प्रयत्न करने के लिए कहता तो शांत मन से कहती, ना बाबा, आज के युग में लड़का लड़की दोनों बराबर है। परिपक्व होने पर न लड़का पास रहता है और न ही लड़की। फिर पुत्र की चाहना क्यों? ईश्वर ने जो दिया है उसी से मैं संतुष्ट हूँ। दोनों की भली प्रकार परवरिश कर योग बना सकूं, बस यही मेरी चाहना है। दीपा, तुम क्यों हमारे लिए इतना परेशान हो रही हो? इंसान को अपना बोझ स्वयं उठाने की आदत होनी चाहिए। दिनेश ने अंदर आते हुए कहा। जीजाजी, ऐसा कहकर क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं? क्या मैं भूल सकती हूँ वह दिन जब नरेंद्र को न्यूमोनिया हो गया था? उस समय जितनी आपने और दीदी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई थी, सहायता की थी, उतनी तो मेरे अपने भी नहीं कर सके थे। कोई 2 दिन रहकर चला गया, कोई 4 दिन। यदि आप न होते तो मैं अकेली अस्पताल के चक्कर कैसे काट पाती? थोड़ा रुककर पुनः बोली, अपने खून के रिश्ते तो सामाजिक दायित्वों के बोझ तले मजबूर हैं। अब अगर हम आपस में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? खून का रिश्ता न सही, व्यवहारिक एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मिक संबंध तो बन ही गए हैं। एक को कष्ट में देखकर दूसरा शांत कैसे बैठा रह सकता है? क्या यह मानवीय व्यवहार के प्रतिकूल नहीं होगा? तभी कार के हॉर्न की आवाज़ सुनकर वह बोली, लगता है नरेंद्र आ गए हैं, अब मैं चलती हूँ। दिल में तीर की तरह चूमते दीपा के वचनों को दिनेश के सामने रखा तो वह बोले, दीपा नादान है, शायद ऐसा कहकर दिल को झूठी तसल्ली दे रही है। बच्चे तो जीवन का सार है, किरण है आने वाले कल की। किरणों को फैलने से क्या कोई रोक पाया है? उनका काम प्रकाश फैलाना है, फैलाओगी ही। किरणों के कमरे में कैद करके तो नहीं रखा जा सकता। किरणों के प्रकाश को हम सहन न कर सके, उनके साथ चल न सके तो इसमें उनका क्या दोष? हमें तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे ज्योति पुत्र अपने अपने तरीके से संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। नई पीढ़ी को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से न देखकर सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। तभी हम भी प्रसन्न रह पाएंगे तथा वे भी वास्तव में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो पाएंगे। एकाएक सुनंदा को महसूस हुआ कि सीढ़िया ने रखे नीरज एवं श्रुति के फोटो से अनेक ज्योति पुंजों ने निकलकर उनके तन मन को आलोकित कर दिया है तथा रह रहकर एक आवाज़ गूंजने लगी है, मम्मा, आपकी ममता के भूखे हम तो आपके पास ही हैं। अब सुनंदा को भी लगने लगा था कि यही आज की सच्चाई है और शायद जीवन का कटु सत्य भी, लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी अंतःस्थल में रह रहकर टीस उठ रही थी। एकाकीपन के हथौड़ों से बीरन मन के खंडहर की एक एक ईंट ढलती जा रही थी। यह सत्य है कि उनके ज्योतिपुंज अपने अपने तरीकों से संसार को आलोकित कर रहे हैं, किंतु यह भी सच है कि उनके अपने उनकी एक किरण की आस में जीवन के अंतिम पल गिन रहे हैं। दोस्तों, माँ बाप की सेवा करना भगवान का सेवा करना होता है।
कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।